एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्रा अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक हैं, सेफ हैं, आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम लोग गेट एक्सेल के लिए केमिस्ट्री का 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उन चीज़ों को हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आपको हर सही आंसर के लिए अपने आप को 2 मार्क्स रिवॉर्ड करने हैं, एंड अगर आपका आंसर गलत है नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। ओके, 25%। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन बोल रहा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट रेडियली विद। कार्बन मोनोऑक्साइड इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ रेडियली रिएक्ट करेगी। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ विद द कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप लोग जैसे ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप क्यों कैलकुलेट करोगे? देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको देखना होगा कि कौन से, कहां पे, मतलब किस एलिमेंट के अंदर आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। जहां पे भी आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी, वो वाला एटम आपका इफेक्टिव नंबर, वो वाला एलिमेंट आपका इफेक्टिवली रिएक्ट कर जाएगा। ओके, सो देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा Fe के लिए आपके पास आएगा 18, Fe+2 के लिए आपके पास आएगा 16, Fe-4 के लिए आएगा 22 एंड Fe+3 के लिए आएगा 15। राइट, अब देखो Fe के लिए जब आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया तो आपके पास आता है 18। दैट मीन्स ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अब अगर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आपके पास यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं Fe के अंदर। ठीक है, Fe का आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, तो आपको पता चलेगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे जो रेडियली एलिमेंट जो आपका रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, या फिर आप बोल सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिएक्ट करेगा इट विल रिएक्ट विद आयरन। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। सो क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू NO2 आयंस आर। नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसी आपको दो एलिमेंट्स चूज करने हैं, ऐसे आपको दो कंपाउंड्स चूज करने हैं जो कि एक दूसरे के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक ना हो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो अब आपके पास क्या पूछा गया है? नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब कि यहाँ पे आपके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना प्रेजेंट हो।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली आपको क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो, राइट। तो देखो आपको दिख रहा है सोल्यूशन के अंदर कि हमने यहाँ पे जितने भी आपको कंपाउंड्स के ग्रुप्स दे रखे थे इनको आसानी से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आता है, आप बता सकते हो कि कितने एटम्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, राइट। तो आपने यहाँ पे किया, जैसे ही आपने ग्रुप्स बनाए यहाँ पे CO2 और N3 माइनस का आपने देखा तो यहाँ पे आए 22 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर। फिर आपने NCO माइनस यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे आए 22, यहाँ पे भी 22 आए, लेकिन यहाँ पे OF2 एंड O3 माइनस के अंदर आपके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स और 25 इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। सो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द एक्सटेंसिव क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इज। तो आपका बेसिकली बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से आपसे पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक थ्योरी से आपसे क्वेश्चन है कि एक्सटेंसिव क्वांटिटी इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव क्वांटिटी आपकी कौन सी हो जाएगी, वॉल्यूम, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल अपॉन हीटिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म इज। आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि एक फाउल स्मेल देता है। तो देखो फाउल स्मेल आपको पता है, फाउल स्मेल जो होते हैं वो आपके अमीन ग्रुप्स देते हैं। ठीक है, अब अमीन ग्रुप्स देते हैं इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई अमीन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। चारों ही ऑप्शन आप देखते हो तो चारों ऑप्शंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं अमीन ग्रुप देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखो अमीन ग्रुप का होना ये आपका प्राइमरी कंडीशन हो जाती है, मतलब कि प्राइमरी अमीनो ग्रुप आपके पास होना चाहिए, प्राइमरी NH2 ग्रुप आपके पास होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल होती है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ CCl2। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि फाउल स्मेल जो होती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, आइसोसाइनाइड ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से फाउल स्मेल जनरेट होती है। ठीक है, आइसोसाइनाइड ग्रुप जो होता है वो किसके अंदर पढ़ते हो आप लोग, अमीन्स चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब CCl2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो फाउल स्मेल आ रही है, या फिर डायरेक्टली बोला जाए तो आइसोसाइनाइड की प्रेजेंस की वजह से फाउल स्मेल है। ठीक है, तो आप सिंपली याद रख सकते हो कि आइसोसाइनाइड जहां पे आ जाएगा वहां पे फाउल स्मेल आ जाएगी। अब ये जो आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन के लिए आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे आप बोलते हो CCl2। किसके फॉर्मेशन से बनता है, वो बनता है इन द इंटरमिक्सिंग ऑफ KOH प्लस CHCl3। अब प्राइमरी कंडीशन क्या है कि RNC आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी कंडीशन है कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए,
जब NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट के पास तब KOH और CHCl3 मिलके CCl2 का फॉर्मेशन करेंगे। CCl2 RNH2 के साथ रिएक्ट करेगा और RNC यानी कि आइसोसाइनाइड का जनरेशन होगा। दैट मीन्स कि आपके पास आपको इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पे RNH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। अब RNH2 ग्रुप देखो, यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन है, यहाँ पे NH ग्रुप है, यहाँ पे NH ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसके पास NH2 ग्रुप है, तो आप इसे बोल सकते हो RNH2 ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन वाटर इज। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का, कि पानी के अंदर किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी फॉर हाइड्रोलाइसिस डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप, कि आपको पता होना चाहिए कि टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप कैसी है। ठीक है, प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी कैसी है। एसिड क्लोराइड्स आर लीस्ट स्टेबल एज लीविंग ग्रुप प्रेजेंट इज क्लोराइड आयन। आपको मैंने एक लिविंग ग्रुप की टेबल बताई हुई है। लिविंग ग्रुप की टेबल से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन सा एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर बेसिकली कौन सा एसिड, ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जो कि लीस्ट स्टेबल होगा और जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो उस बेसिस पे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली कर सकते हो, राइट। So thus acid chlorides are least stable as leaving group present is chloride ion, which is a good leaving group. As the leaving group tendency increases, the stability of carboxylic acid derivative towards hydrolysis decreases. Very important statement कि जैसे जैसे आपके लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की स्टेबिलिटी जो होती है हाइड्रोलाइसिस के टुवर्ड्स वो डिक्रीज करने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Stop guys, time's up. Question है the decreasing order of bond length for O2, B2, N2 and C2 is। आपको बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है। तो केमिकल बॉन्डिंग से ये आपका क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के अंदर इनवर्स रिलेशन फॉलो होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो आप बॉन्ड लेंथ का रिलेशन बता सकते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात थी कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास O2 और C2 के दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। ओके, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है द octahedral metal oxide with the highest CFSE value is। आपको ऐसा octahedral metal oxide बताना है जिसकी CFSE वैल्यू हाईएस्ट है। तो देखो हाईएस्ट CFSE वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि CFSE वैल्यू जो होगी वो स्टेबल कंडीशन के अंदर मतलब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपकी 0 हो जाएगी। ओके, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखते हो तो ZNO और MNO इनके बेसिस पे तो इन दोनों की हो गई 0। दैट मीन्स 0 से जिसकी भी ज्यादा आएगी, अब वो चाहे ऑप्शन नंबर सी हो या डी हो, उसका हाईएस्ट CFSE वैल्यू होगी। CFSE वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जनरल फॉर्मूला है। देखो आप इसके अंदर जैसे ही T2G या फिर EG के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे आप डायरेक्टली CFSE वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है assuming independent non-interacting electrons the first ionization energy of helium atom is। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी हीलियम की वो कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है Z²/n² इंटू -13.6। ओके, Z और N की वैल्यू पुट करोगे जैसे ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है आपके पास फॉर अ रिएक्शन A plus B गिविंग राइज टू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। आपके पास फॉलोइंग डेटा आ जाता है। ठीक है, A and B naught are the initial concentration of A and B respectively. The overall order for the reaction is। तो देखो क्वेश्चन जो है देखते ही पता चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स से है। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग क्या करोगे, जब आपके पास ऐसे कुछ टेबल सॉर्ट ऑफ दे रखा हो तो आप लोग क्या करना कि आप लोग एक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देना। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कि जैसे आप देखो ए नॉट की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, इनको हम एक टाइम के लिए कांस्टेंट कर देंगे। ओके, फिर दूसरी बारी में हम क्या करेंगे, बी नॉट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देंगे। इस बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो सोल्यूशन के अंदर आपको शो कर रखा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियल रेट को हमने ए नॉट को कांस्टेंट लिया, फिर हमने बी नॉट को चेक किया, तो बी नॉट जो था वो बाय द फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीज कर रहा था। इनिशियल रेट भी इसी तरीके से बाय द फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2 की पावर 1। ठीक है, तो ऑर्डर आ गया आपके पास 1। फिर आपने क्या किया, बी नॉट की वैल्यू को कांस्टेंट किया और ए नॉट के अंदर चेंज देखा, तो यहाँ पे भी आपने देखा 0.1 से 0.2 बढ़ रहा था रिएक्टेंट, मतलब कि इनटू 2 करा आपने। फिर इनिशियल रेट देखी तो आपने 1 से 4 की तरफ बढ़ रही थी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 किया। दैट मींस कि जब आपने ऑर्डर निकाला विद रिस्पेक्ट टू ए तो 2 की पावर 2 आया। ओके, दैट मींस आप क्या बोल सकते हो सिंपली कि ऑर्डर आपके पास आ गया 2। फिर जब आपने ओवरऑल ऑर्डर निकाला तो आपके पास ओवरऑल ऑर्डर आ जाता है a प्लस बी, दैट मींस कितना हो गया 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। द ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल एट 298.15 केल्विन इज। आपको एक बैलेंस रिएक्शन दे रखी है सिल्वर के केस में और आपसे पूछा गया है कि ईएमएफ बता दीजिए। एजी प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल नर्स्ट इक्वेशन का पता होना चाहिए। नर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है? नर्स्ट इक्वेशन इज E cell is equals to E naught cell minus 0.059 divided by N log high concentration divided by lower concentration। और you can say कि आप यहाँ पे concentration की वैल्यूज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे एंड E cell आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। E cell कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 0.12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है आपके पास 1 ग्राम ऑफ अ प्रोटीन इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 ग्राम प्रोटीन को आपने 1 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। द रिजल्टिंग सोल्यूशन एक्सर्ट्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.4 टॉर एट 298 केल्विन। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको गिवन है 1.4 टॉर। Assuming that the protein does not ionize in the solution, the molecular weight of the protein X। आपको सिंपली molecular weight पूछा है, osmotic pressure आपको given है। ठीक है, तो आप लोग इजीली आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी। सीआरटी की अंदर आप वैल्यूज पुट करोगे। सी क्या है? कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन आप सिंपली मोलारिटी कैलकुलेट करके लिख सकते हो आराम से। तो अब देखो, लेकिन आपको जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल आप बोल सकते हो, पाई की वैल्यू जो है वो टॉर के अंदर गिवन है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको पता है 1 atm इज इक्वल्स टू 760 टॉर। ठीक है, कैलकुलेट करोगे, पाई की वैल्यू सीआरटी के बराबर रखोगे, मॉलिक्यूलर वेट आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आएगा आपका अराउंड 13265.25 ग्राम मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रीएजेंट पे को ध्यान से देखना होता है। तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर रीएजेंट को देखोगे तो आपके पास OH बॉन्ड 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 CH ये गिवन है।
तो ये वाला जो ग्रुप है ये आपका सिंपली जाके काम करेगा यहाँ, डबल बॉन्ड के ऊपर आके ये काम कर जाएगा। ये जैसे ही काम करेगा तो आपके पास OH ग्रुप जो होगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये रिंग खुल जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास गिवन है बेंजीन और हीट। बेंजीन और हीट जब आप साथ में दोगे तो ये बेंजीन आपका इधर आके एक्ट करेगा और यहाँ पे ये जो रिंग होगी ये आपकी 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जाएगा। So this was all about today's discussion guys. I hope discussion आपको clear हो गया होगा। फिर भी आपको कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो। Till next video, stay tuned. Thank you very much.